रेडी स्टार्ट। मानवीय सभ्यता के इतिहास में विगत 500 वर्ष अभूतपूर्व क्रांतियों के वर्ष रहे हैं। इस अवधि में सांस्कृतिक, आर्थिक, यहाँ तक कि भौगोलिक दृष्टि से भी विश्व की दूरियां सिमट गई हैं। आर्थिक दृष्टि से आज एक सामान्य व्यक्ति भी जितनी संपदा व संपन्नता को लेकर बैठा है, उसका अनुमान लगा पाना भी आज से आधी सहस्त्राब्दी पहले संभव न था। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्रांतियों ने मनुष्य को ऐसी शक्तियों से संपन्न कर दिया है जिनको देखकर ऐसा लगता है मानो कॉमिक बुक्स में वर्णित सुपर हीरो यथार्थ में हमारे मध्य आ गए हों। एक सामान्य सा मोबाइल फोन भी आज इस तरह के आविष्कारों से सुसज्जित है जिनकी कल्पना भी कभी असंभव प्रतीत होती थी। सुख, सुविधा, आराम की दृष्टि से आज हम निश्चित रूप से पहले की तुलना में ज्यादा संपन्न हैं, परंतु प्रश्न उठता है कि क्या हम ज्यादा प्रसन्न भी हैं? क्या विगत सहस्त्राब्दियों में मानवता के द्वारा एकत्र की गई संपदा को आत्मिक शांति के समकक्ष रखा जा सकता है? यदि नहीं, तो इस प्रगति, विकास, संपदा की प्राप्ति को हम किस आधार पर तौल कर देख सकते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले यह सोच लेना व विचार कर लेना जरूरी है कि प्रसन्नता के मापदंड क्या हैं। राजनीतिक कट्टरवादियों के लिए किसी एक धर्म या वर्ण का प्रमुख होना प्रसन्नता का आधार हो सकता है, तो वहीं पूंजीवादियों के लिए पैसों की बहार का आ जाना खुशी का पैमाना बन जाता है। सामान्य रूप से सामाजिक प्रगति इसी पैमाने पर कार्य करती दिखाई पड़ती है कि हम ज्यादा से ज्यादा विकास करते हुए अपनी प्रसन्नता के आधार को ही सुदृढ़ करते रहे हैं। सत्य यह है कि विकास के साथ यदि कुछ लोग खुश होते दिखाई पड़ते हैं, तो अनेकों को कष्ट के दौर से भी गुजरना पड़ता है। यदि कृषि जगत की क्रांति ने कुछ लोगों को संपदा प्रदान की, तो अनेकों को उसके कारण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ा। इसी तरह से यदि पूंजीवादी संकल्पना के आधार पर अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे राष्ट्र बनते दिखाई पड़े, तो वहां के मूल निवासियों को नेटिव अमेरिकन एवं एबोरिजिनल्स को अपनी जमीन, संस्कृति, गांव व जीवन शैली को भी गंवाना पड़ा। वैज्ञानिक व औद्योगिक विकास के लाभ निश्चित रूप से हुए हैं। विगत 200 वर्षों में बाल मृत्यु दर 33% से घटकर 5% पर आ गई है। अपराध की दर में कमी आने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की संख्या में आई कमी भी एक सुरक्षित समाज की ओर इशारा करते हैं। इन सब सकारात्मक संकेतों के साथ ये भी सत्य है कि विकास के ये सभी कीर्तिमान कुछ न कुछ गंवाने के बाद ही प्राप्त हुए हैं।
केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। हालांकि किसी भी सरकार के कामकाज को लेकर पॉजिटिव या नेगेटिव के रूप में कोई एक निर्णय देना कठिन होता है। हर सरकार के पास गिनाने को कई सारी उपलब्धियां होती हैं, तो उसके विरोधियों की जेब में सरकार की नाकामियों की पूरी लिस्ट तैयार होती है। मगर फिर भी मोदी सरकार के इन 9 वर्षों पर एक नज़र डालें तो कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट नज़र आती हैं। 2014 में जब पहली बार बीजेपी के पूर्ण बहुमत वाली एनडीए सरकार बनी, उसके बाद से पार्टी ने असाधारण विस्तार देखा है। 2014 में बीजेपी सिर्फ 7 राज्यों में उसके मुख्यमंत्री सरकार में थी। 5 राज्यों में उसके मुख्यमंत्री थे, जबकि 2 राज्यों में वह जूनियर पार्टनर के तौर पर सरकार में शामिल थी। आज 2023 में 15 राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों में या तो उसकी सरकार है या वह सरकार में शामिल है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट उसके प्रभाव की जद में आ चुका है, जबकि 2014 तक वहां उसकी बिल्कुल भी मौजूदगी नहीं थी। देश के पॉलिटिकल लैंडस्केप को नया रूप देना निश्चित रूप से एक ऐसी बात है जिसे मोदी सरकार अपनी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करना चाहेगी। विदेशी नीति की बात करें तो भारत का रुतबा इन 9 वर्षों में काफी बड़ा है। खासकर यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने जिस तरह से अपनी स्वतंत्र नीति बनाए रखते हुए सभी खेमों को साधे रखा, वह शीत युद्ध की समाप्ति और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लगभग अप्रासंगिक हो जाने के बाद के दौर में बिल्कुल नई चीज है और वैश्विक स्तर पर भी भारत की साख बढ़ने का स्पष्ट प्रमाण है। डिजिटल इकोनॉमी और इन माध्यमों के जरिए आम लोगों तक सेवाओं की डिलीवरी में सरकार का काम बेहद सराहनीय है। खासतौर पर यूपीआई जैसी पहल जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुकी है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी मोदी सरकार के कार्यकाल में तेज प्रगति हुई है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सरकार वैश्विक स्तर पर अगुवाई कर रही है। सोलर अलाउंस के रूप में उसके कार्बन एमिशन घटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल की है। हालांकि चीन से लगती सीमा पर तनाव सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। घरेलू मोर्चे पर भी नोटबंदी जैसे फैसले से सरकार जो हासिल करना चाहती थी वह नहीं कर पाई। कोरोना महामारी से उपजी कठिनाइयों से देश काफी हद तक उबर चुका है, लेकिन बेरोजगारी और डिमांड में कमी जैसी चुनौतियां बरकरार हैं जिनसे अभी निपटना है। इकोनॉमी की बात करें तो कोरोना महामारी से पहले ही आर्थिक विकास दर सुस्त पड़ने लगी थी। इसके बावजूद भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस दशक के खत्म होने से पहले वह तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। आने वाले वक्त में इसके लिए
सबसे बड़ा इम्तिहान आगामी लोकसभा चुनाव होंगे। स्टॉप।